हेलो एवरीवन, मैं हूं यामिनी और आप देख रहे हैं यामिनी स्टडी क्लास। आज की इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 में अपराध की परिभाषा और अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि अपराध क्या है, उनकी क्या परिभाषा है, उनके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा देखते हैं। आमतौर पर अपराध को एक ऐसा कार्य माना जाता है जो विधि द्वारा वर्जित हो। ठीक है, अपराध को एक ऐसा कार्य माना जाता है जो विधि द्वारा वर्जित हो तथा जिसके लिए विधि में दंड का प्रावधान किया गया हो। विधि ने उस कार्य को करने के लिए मना किया है, यानी कि उस अपराध को करने के लिए विधि द्वारा वर्जित किया गया है और उस कार्य को किया जाता है तो विधि ने उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप अपराध होगा जिसके लिए दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। ठीक है, ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप अपराध होगा जिसके लिए दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। ठीक है, ये धारा 40 के अनुसार है। अब आगे देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपराध को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने अपने अपने ढंग से क्या किया है, अपराध को परिभाषित किया है। तो देखते हैं, पहला आता है ब्लैकस्टोन के अनुसार, अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है, यह अलग है। ठीक है, कृत्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो, ये कहते हैं ब्लैकस्टोन। ठीक है, दूसरा आता है मिलर के अनुसार, अपराध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अपराध वे उल्लंघन युक्त कृत्य या अकृत्य है जिन्हें विधि समादेशित अथवा निर्देशित करती है और इन उल्लंघनों के कारण, ठीक है, या इन उल्लंघनों के लिए राज्य के नाम से कार्यवाही करके दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ठीक है, अब आपको परिभाषाओं को जो जैसे लेखक ने जैसा बताया है उसी तरीके से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आता है क्रॉस एंड जोन्स के अनुसार, अपराध जानबूझकर किया गया विधिक अपकार है जिसके उपचार के रूप में राज्य द्वारा अपराधी को दंडित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हिल्सबरी के अनुसार। हिल्सबरी कहते हैं कि अपराध एक ऐसा अवैध कृत्य है जो लोकहित के विरुद्ध होता है, लोगों के हित में नहीं होता, लोकहित के विरुद्ध होता है तथा जिसे कारित करने वाले को विधि के अंतर्गत दंडित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। क्या क्या आवश्यक तत्व हैं अपराध के, वो देख लेते हैं। तो उससे पहले आवश्यक तत्व के बारे में जान लेते हैं कि आपराधिक दायित्व का मूलभूत सिद्धांत यह है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन भी अपराधी ना हो। कोई भी कार्य अपराधी तब तक, कोई भी व्यक्ति अपराधी तब तक नहीं है जब तक उसके मन में आपराधिक आशय ना हो। अगर आप किसी व्यक्ति को मारने जा रहे हो तो आपके मन में आशय है ना कि आप उसको मारने के लिए आप जा रहे हैं और आपके मन में आशय नहीं है, आप मारना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आप कुछ परिस्थिति में आप उसको मार देते हो। ठीक है, तो वह उसमें अपराधी है, वह अपराधी है लेकिन उसमें आपराधिक आशय नहीं है। अब देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। आपराधिक दायित्व का मूलभूत सिद्धांत यह है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन भी अपराधी ना हो। कोई भी कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसके माइंड में, उसके मन में कोई अपराधी ना हो। ठीक है, इसका आशय यह है कि किसी व्यक्ति ने जो कृत्य किया है
उसे तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि उस कार्य को करने में उसका दुराशय या आपराधिक आशय साबित न हो जाए। कोई भी व्यक्ति कोई कृत्य करता है तो जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उसके उस कार्य में उसका मेंसरिया था, उसका दुराशय या आपराधिक आशय यह जब तक साबित ना हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर उसके कोई भी कृत्य में दुराशय या आपराधिक आशय साबित हो जाए तो वह अपराधी की श्रेणी में आएगा। इस सिद्धांत के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी कृत्य को अपराध माना जाने के लिए उसमें दो तत्वों का विद्यमान होना आवश्यक है। कौन कौन से तत्व है? पहला तत्व आता है भौतिक कृत्य, ठीक है। दूसरा आता है मानसिक तत्व, जिसे दुराशय या मेंसरिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोफेसर हॉल के अनुसार आवश्यक तत्व। उन्होंने 5 आवश्यक तत्व बताए हैं। पहला आता है मानव, दूसरा आता है कृत्य का बाह्य परिणाम, तीसरा आता है कृत्य का विधि के अंतर्गत वर्जन, चौथा आता है कृत्य या अकृत्य का दुराशय युक्त होना, और पांचवा आता है कृत्य और उसके परिणाम में युक्तियुक्त संबंध का होना। इसका हम डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला आता है मानव। अब मानव में किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडित होने के लिए उसका किसी मानव के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी कार्य अपराध के रूप में विधि के द्वारा उसको दंडित करने के लिए वो व्यक्ति, वो मानव के द्वारा उस कार्य को किया जाना चाहिए, ठीक है। यह पहला आवश्यक तत्व है, ठीक है। यह अपराध का पहला आवश्यक तत्व यह है कि अपराध तभी माना जाएगा और विधि द्वारा तभी दंडित होगा जब तक वह मानव, वह व्यक्ति क्या करेगा? अपराध करेगा, ठीक है। तो मानव के द्वारा अपराध किया जाना चाहिए, उसके होने के बाद ही तो उसे दंडित किया जाएगा ना। तो ये पहला आता है। दूसरा में देखते हैं कृत्य का बाह्य परिणाम। जब कोई भी कृत्य किया जाता है तो उसका उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के निजी जीवन पर भी अवश्य पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति के निजी जीवन पर भी उसका प्रभाव जो है वह अवश्य पड़ता है तथा परिस्थिति विशेष में उस व्यक्ति कार्य का परिणाम जन सामान्य पर भी पड़ सकता है, ठीक है। उस व्यक्ति के उस कार्य से, ठीक है, उसके निजी जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है और उसके कार्य से जन सामान्य पर भी वह प्रभाव पड़ सकता है। किसी कार्य के 2 परिणाम हो सकते हैं। पहला आता है आंतरिक, दूसरा आता है बाह्य परिणाम, ठीक है। जहाँ कार्य करने वाला व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है, ठीक है। जहाँ कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो स्वयं प्रभावित हो रहा है तो उसे आंतरिक परिणाम कहते हैं और यह अपराध नहीं होता, ठीक है। लेकिन जहाँ व्यक्ति के कृत्य का परिणाम अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। अगर व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है जिससे जन सामान्य पर या आम जनता पर भी उससे प्रभावित हो रहे हैं तो यह होता है बाह्य परिणाम, ठीक है, जो कि क्या होता है? अपराध होता है, ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है। पहले उदाहरण में बताती हूँ। ये दोनों उदाहरण हैं, एक में है आंतरिक परिणाम बताता है और दूसरा बताता है बाह्य परिणाम को। तो पहला परिणाम जो है वो आंतरिक को बताता है। अ नाम का व्यक्ति है, वह अपनी संपत्ति को अपने मकान में स्वयं की अभिरक्षा में रखता है और फिर उसे उठाकर दूसरी जगह रख देता है, ठीक है। अपने किसी संपत्ति को, सोना चांदी जो भी हो, उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह में वो रख देता है। यहाँ अ ने अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करने का कृत्य किया है, ठीक है। यहाँ पे अ ने क्या किया है? एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या किया है? स्थानांतरित किया है, ठीक है। तो उसको हटाना या स्थानांतरित करने का वो कृत्य किया है। इस कृत्य से उसके सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को प्रभाव नहीं पड़ा। इस कृत्य से किसको प्रभाव पड़ा? सिर्फ उस व्यक्ति को प्रभाव पड़ा, अन्य जन सामान्य को तो प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए यह अपराध नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो आता है
वह बाह्य परिणाम को बताता है। पहला जो है वो आंतरिक परिणाम को बता रहा था, अब ये बाह्य परिणाम को बताता है। कैसे? अब ये देखते हैं। यदि अ अपनी संपत्ति को स्वयं की अभिरक्षा से निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को अमानत के रूप में रखने के लिए अंतरित कर देता है, यानी कि वह अ नाम का व्यक्ति जो है वह अपनी अभिरक्षा से अपनी संपत्ति को जो है वो किसी को अमानत के रूप में, वो कहीं बाहर जा रहा होगा तो उसको देख रेख करने के लिए अमानत के रूप में उसको दे देता है, और किसी दिन उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपनी संपत्ति को उस व्यक्ति को बिना बताए इस नियत से चुपचाप उठा लेता है कि वह उस व्यक्ति से संपत्ति का मूल्य जो है वो वसूल कर सके। ठीक है, वह चुपचाप वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी संपत्ति को उठा लेता है ताकि वह उस संपत्ति के मूल्य को वह वसूल कर सके। ठीक है, तो ऐसी दशा में अ जो है वो चोरी के लिए अपराधी होगा, क्योंकि इस कार्य से अन्य व्यक्ति प्रभावित हुए और हानि पहुंची है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। इसमें आता है कृत्य का विधि के अंतर्गत वर्जन। ठीक है, कोई भी कृत्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक उसे विधि द्वारा निषिद्ध या वर्जित न माना गया हो। कोई भी कृत्य तब तक अपराध नहीं होता है जब तक उसे विधि के द्वारा निषिद्ध या उसको वर्जित न माना गया हो। विधि प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करती है कि वह दूसरे की संपत्ति उसकी अनुमति के बिना ना ले। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति उसकी सहमति के बिना ले लेता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी का अपराध है। ठीक है, 378 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में यह चोरी का अपराध माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है कृत्य या अकृत्य का दुराशय युक्त होना। किसी भी कृत्य को अपराधी अब देखते हैं चौथा पॉइंट, कृत्य या अकृत्य का दुराशय युक्त होना। किसी भी कृत्य को अपराध तभी माना जाएगा यदि उसके पीछे कृत्य करने वाले की दूषित मनस्थिति हो, यानी कि उसका माइंड जो है वह दूषित हो, आपराधिक हो, तभी उसे अपराध माना जाएगा। किसी भी कृत्य को अपराध मानने के लिए यह आवश्यक है कि वह आपराधिक आशय से किया गया हो। अतः सद्भावना से या निष्कपट बुद्धि से किए गए कार्य के कारण यदि किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचे तो उसे अपराध नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगर सद्भावना पूर्वक निष्कपट बुद्धि से अगर कोई कार्य हो जाता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्षति हो जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसमें निष्कपट भाव उसके पाए गए हैं। लेकिन अगर उसमें दुराशय पाया जाता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें दुराशय का क्या होता है, अभाव होता है ना। किसमें, निष्कपट बुद्धि से अगर कोई कार्य किया गया हो तो वह अपराध नहीं होता और उसमें दुराशय का अभाव पाया जाता है। दुराशय या आपराधिक आशय से किए गए कार्यों में व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक या यह जानकारी रखते हुए कि कृत्य जो है वह क्या है, बेईमानी युक्त, कपटपूर्ण तथा हानिकारक है और उसे वह करता है। ठीक है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अब उदाहरण में देख लेते हैं कि दुराशय या आपराधिक आशय से किए गए कार्यों में व्यक्ति क्या है, स्वेच्छापूर्वक वह यह जानकारी रखते हुए कृत्य को करता है जिसमें क्या होता है, बेईमानी युक्त होता है, कपटपूर्ण होता है और हानिकारक होता है और उसे वह करता है। ठीक है, इसमें उदाहरण में देखते हैं, हत्या के मामले में हत्यारे का दूषित आशय। ठीक है, हत्या ऐसे तो नहीं हो सकती है, अपराधी का आशय तो है कि उसको मारना है। कोई शार्प नाइफ लेके आया और उसको मार दिया, उसका आशय तो है ना मारने का। वो जानता है कि वो नाइफ जो इतनी शार्प है कि उससे एक बार करूँगा तो वो मर जाएगा, है ना। बलात्कार के प्रकरण में
स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अभियुक्त के द्वारा संभोग के प्रयास में बलात् संपर्क स्थापित किया जाना, ठीक है, तथा चोरी के अपराध में चोरी करने तथा चुराई गई वस्तु को प्राप्त करने के इरादे को आपराधिक आशय कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 5वां पॉइंट, कृत्य और उसके परिणाम में युक्ति युक्त संबंध होना। अपराध के लिए यह भी आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य तथा उसके परिणाम में युक्ति युक्त संबंध होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कृत्य बिना कारण नहीं किया जाता तथा प्रत्येक कृत्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व उसके कृत्यों के केवल उन परिणामों के लिए होता है जिनका वह पूर्वानुमान कर सकता था, ठीक है, या उन परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति जिनकी संभावना वह सोच सकता था, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कृत्य जो होता है वह बिना कारण के नहीं किया जाता, ठीक है। कोई भी कृत्य के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक दायित्व या उसके कृत्यों के अलावा उनके परिणाम के लिए ही होता है, ठीक है, जिसका वह पूर्वानुमान कर सकता था, या परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति जिनकी संभावना वह सोच सकता था कि यह क्या है, यह कृत्य जो है वह दुराशय के द्वारा किया गया है, आपराधिक आशय में किया गया है। इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब की मृत्यु कारित करने की नियत से उस पर गोली चलाता है, ठीक है। जो है वो ब की मृत्यु करने के नियत से क्या करता है, उस पर गोली चलाता है। यहाँ पर आशय है, ठीक है, परंतु इससे ब को केवल साधारण सी जख्म होती है, साधारण सी चोट लगती है। यहाँ अ का आशय सरासर मृत्यु कारित करने का था, क्योंकि उसने ब की मृत्यु की पूर्व कल्पना की थी। अब यदि ब उस घाव का इलाज करवाने से इनकार कर देता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके खून में कोई विष फैल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ब की मृत्यु के अपराध का सिद्ध दोष किया जा सकेगा? यहाँ अपराध कृत्य के परिणाम के आधार पर यह कहा जाएगा कि अ जो है वो ब की मृत्यु का दोषी है, क्योंकि यदि उसने ब को चोट न पहुंचाई होती तो वो खून में विष फैलने का प्रश्न उठता ही नहीं। परंतु इस उदाहरण में यदि अस्पताल में उपचार हेतु ले जाते समय ब की मृत्यु बिजली गिर जाने के कारण हो जाती तो इस दशा में अ जो है वो ब की हत्या का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वह आकस्मिक घटना है, वह अचानक से हो गई। अब उसको अस्पताल लेके जा रहा था और बिजली का खंभा गिर गया, बिजली की तार गिर गई, कुछ भी गिर गया, उससे ब की मृत्यु हो गई, तो उसमें वह हत्या का दोषी नहीं होगा, क्योंकि ब की जख्म तथा बिजली के गिरने में कोई दूरस्थ संबंध ही नहीं था, ठीक है, कोई दूरस्थ संबंध ही नहीं है। इसी प्रकार यदि अ की गोली से घायल होकर ब जमीन पर जख्मी पड़ा है और कोई तीसरा व्यक्ति आकर ब का सिर काट कर शरीर से अलग कर देता है, तो इस दशा में अ जो है वो हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह उस तीसरे व्यक्ति के साथ ब का सिर कटने में सहभागी न रहा हो, ठीक है। अब अ नाम का जो व्यक्ति है उसने तो सिर्फ उसको हत्या करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब वह ब जो है वो जख्मी पड़ा है और कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसका सर जो है वो शरीर से अलग कर देता है, काट देता है उसका, तो यहाँ पर अ जो है वो हत्या का दोषी नहीं होगा, ठीक है। अगर अ भी उसमें उस तीसरे व्यक्ति के साथ वो शामिल है, सहभागी है, तभी वह दोषी होगा, और सहभागी नहीं है तो वह दोषी नहीं होगा। इसके लिए वह तीसरा व्यक्ति ही दोषी होगा। आई होप कि आपको
अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।